तो आइए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग ज़रा अब अपने स्टेट्स ऑफ मैटर के एक सेकंड लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। और इस सेकंड लेक्चर में हम लोग टोटली आइडियल गैस के बारे में स्टडी करेंगे। अब जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है स्टेट्स ऑफ मैटर आइडियल गैस। अब एक बच्चे के मन में एक प्रॉब्लम आ गया कि सर ये आइडियल गैस होता क्या है। तो एक्चुअली गैसेस को क्लासीफाई कर दिया गया था दो सेगमेंट में, एक रियल गैस और एक आइडियल गैस। रियल गैस की कुछ बातें हमने आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस और उससे आगे थोड़ा समझा दिया था। थोड़ा आइडियल गैस के बारे में भी जान ले। तो आइडियल गैस वो गैस है जिसमें हम लोग गैसियस मॉलिक्यूल्स के एमंग जो मॉलिकुलर इंटरैक्शंस हैं उन मॉलिकुलर इंटरैक्शंस को कंसीडर नहीं करते। जबकि रियल सेंस पे ऐसा होता नहीं है, गैसेस मॉलिक्यूल्स के एमंग मॉलिकुलर इंटरैक्शन एक्ट होता है। सेकेंड, आइडियल गैस में हम लोग क्या करते हैं कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वॉल्यूम को इग्नोर करते हैं, जबकि रियल सेंस में ऐसा नहीं होता, गैसियस मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम को भी कंसीडर किया जाता है। फिर तीसरी बात पे आ जाएं तो हमने आपको कहा है, वहाँ बताया था केटीजी वगैरह में कि रियल गैस जो होते हैं उनकी कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 नहीं होती है, जबकि आइडियल गैस का कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होता है। और अगली बात, एक हमारा गैस इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू nRT। तो जो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे इस इक्वेशन को ट्रू होल्ड करता है वह हमारा आइडियल गैस इक्वेशन कहलाता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे या कुछ इंफॉर्मेशंस थी जो हमने आपको आइडियल गैस के रिगार्डिंग प्रोवाइड कर दिया है। अब इसी आइडियल गैस के रिगार्डिंग बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया था, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, गै-लुसाक्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर एक्सेट्राज एक्सेट्राज। उन लॉज को हम पहले ज़रा समझेंगे कि आखिर वो बताना क्या चाह रहे हैं। हम लोग जब अपने आप को आइडियल गैस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो हमें इन 4 चीज़ों पर ही अपने ब्रेन को कॉन्सेंट्रेट करना है: प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट। अमाउंट इट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है? मतलब इन चीज़ों को ही हम चेंज करेंगे और चेंज करके गैस पर इफेक्ट चेक करेंगे कि आखिर गैस पर क्या इफेक्ट हो रहा है, या तो एक्सपेरिमेंटल या तो उसको कैलकुलेट करके, जिसको न्यूमेरिकल फॉर्म बोलते हैं। सबसे पहला जो हमारा लॉ है आइडियल गैस के रिगार्डिंग वो बॉयल्स का लॉ है। क्या बताए बॉयल्स, जरा सुनिएगा। प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम का इनवर्स रिलेटेड होता है। मतलब ये दो चीज़ें आ गई, ये तभी ट्रू होल्ड है जब T और N कांस्टेंट हो। मतलब स्टेटमेंट आ गया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एज वेल एज अमाउंट ऑफ गैस इज फिक्स्ड, देन प्रेशर ऑफ गैस इनवर्स रिलेटेड टू वॉल्यूम। जरा इसे आगे कंटिन्यू करें तो आप बोलिएगा प्रेशर इज इक्वल टू K बाई V, वेयर K इज अ बॉयल्स कांस्टेंट या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और एक चीज़ जानते होइएगा कि हमारा एक्चुअली जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट वगैरह होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर चेंज नहीं करता, मतलब उन्हें चेंज करके उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को चेंज नहीं किया जा सकता। तो वी कैन से यह प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है यह हमारा T और N को अगर कांस्टेंट रखा जाए तो T और N कांस्टेंट पर ये K भी हमारा कांस्टेंट आएगा। मीनिंग समझ में नहीं आया तो आइए ज़रा देखा जाए। मान लीजिए हमारा ये एक बॉक्स है जिसमें N और T कांस्टेंट है, गैस का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, और मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया प्रेशर P2, हमने ले लिया वॉल्यूम V2, N और T वही है। तो आप बोलिएगा P1 इज इक्वल टू K बाई V1 एंड यहाँ पर लिखिएगा P2 इज इक्वल टू K बाई V2। K दोनों जगह बराबर हैं, दिस इम्प्लाइज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2।
बातें समझ में नहीं आई। क्या बोले ये ज़रा सुनिएगा कि अगर टेम्परेचर और अमाउंट को कांस्टेंट रखा जाए तो प्रेशर ऑफ गैस वॉल्यूम के इनवर्स रिलेटेड होता है। यह एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो गैस की नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब आप O2 लो, N2 लो, एक्सेट्रास, इन पर ये चेंज नहीं करेगा। ये के जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है यह T और N के चेंज होने से चेंज हो जाएगा। दैट इज़ वाई हमने दो डिफरेंट बॉक्स लिया। एक में गैस का प्रेशर P1 रखा, वॉल्यूम V1 रखा, दूसरे में हमने प्रेशर P2 रखा, वॉल्यूम V2 रखा। हमने कहा कि जो अमाउंट और टेम्परेचर यहाँ है वही अमाउंट और टेम्परेचर अगर यहाँ पर भी हो तो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के यहाँ आएगा वही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के यहाँ भी आएगा। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो PV बराबर K, तो P1 V1 बराबर K और यहाँ पर भी P2 V2 बराबर K। राइट हैंड दोनों का बराबर है तो लेफ्ट हैंड बराबर होनी चाहिए। मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। क्लियर है बातें? तीन ग्राफ आपके सामने प्लॉटेड है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, और तीसरा ग्राफ है प्रेशर वर्सेस 1/, वॉल्यूम का। तो अभी आपने लॉ कहा है कि P इनवर्स रिलेटेड होता है। इनवर्स रिलेटेड मतलब प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो इनवर्स रिलेटेड है। दिस इंप्लाइज P इज इक्वल टू K/V। दिस K इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसमें इसको बॉयल्स प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। अब देखिए P और V ग्राफ हमारा आ गया, P और V हमारा ग्राफ आ गया। ये कांस्टेंट T और N पर है। मैथमेटिकल ये जब वेरिएबल की पावर अगर 1 नहीं हो तो हमारा ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होता है। मैथ में पढ़े होइएगा, हम अभी मैथ की बात नहीं कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमने दो डिफरेंट N1 T1 और N2 T2 पर ग्राफ को प्लॉट किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि N2 और T2 पर जो ग्राफ होगा वो इस ग्राफ के साथ कोइंसाइड नहीं करेगा। वजह यह है कि उसकी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अलग होगी, लेकिन प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्स रिलेटेड ही होगा। अब आगे हमने आपको बता दिया, ये भी जानेंगे कि कैसे हमारा T2 ग्रेटर देन T1 है। फिर हमने कहा कि अगर प्रेशर और 1/V के रिगार्डिंग आप ग्राफ प्लॉट करो तो प्रेशर 1/V के डायरेक्ट रिलेटेड है। दैट इज़ वाई प्रेशर और 1/V डायरेक्ट रिलेटेड का ग्राफ है आपके पास। अब फिर यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। आप लॉग वगैरह ले लीजिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाइए, एक्सेट्राज, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। बढ़ा जाए आगे। अब अभी आपने एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कहा है कि भाई हमारा PV जो होता है वो कांस्टेंट होता है। PV इज इक्वल टू जो है वो कांस्टेंट है। मतलब अगर आप प्रेशर को बढ़ा दीजिए तो ऑब्वियस सी बात है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज होकर अगर N और T कांस्टेंट है तो वो वही कांस्टेंट K आएगा जो एक दूसरी सिचुएशन में आएगा। फिर आपने प्रेशर को और मोड बढ़ा दिया तो वॉल्यूम और मोड कमेगा अगर N और T वही है। मतलब अल्टीमेटली P और V जो यहाँ से मल्टीप्लाई होकर कांस्टेंट देगा वही P और V मल्टीप्लाई होकर के यहाँ से भी देगा। मतलब PV वर्सेस, अगर आप P का ग्राफ प्लॉट करो तो आप बोलोगे कि सर P की वैल्यू आप कितनी भी चेंज करते रहो, मान लो आप P यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, P इंटू V का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, यही P इंटू V थर्मोडाइनमिक्स में बताए होंगे वर्क डन होता है। तो ये P इंटू V का जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा सर, ये ऑलवेज कांस्टेंट आएगा। चाहे आप वॉल्यूम को ही चेंज करते रहो तो P इंटू V का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज कांस्टेंट होगा। मतलब वी कैन से PV वर्सेस P या PV वर्सेस V का हमारा ग्राफ ये आना है। अब मान लीजिए एक बच्चे ने बोला कि सर मान लो कि हम डिफरेंट टेम्परेचर पर प्लॉट करें तो हमारा ग्राफ तो कुछ ऐसा बनेगा सर। मान लीजिए ये T1 टेम्परेचर, ये T2 टेम्परेचर, ये T3 टेम्परेचर, ये T4 टेम्परेचर, इन सारी जगह कांस्टेंट है। ये है हमारा PV, ये है हमारा P। अभी हमने आपको एक इक्वेशन बोला था कि फिलहाल याद रखिएगा PV इज इक्वल टू nRT। हम देखिए ये वाले PV से ये वाला PV बड़ा है, उससे बड़ा ये PV है, उससे बड़ा ये PV है। मतलब जो चौथा ऊपर वाला लाइन है उसका PV सबसे बड़ा है,
इन सारे में कांस्टेंट है, आर पता होगा गैस कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही होता है, तो पी भी अगर ये बढ़ रहा है तो टी भी बढ़ेगा, मतलब वी कैन से T4 ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। क्लियर? बातें समझ में आ गई? हमें एक बॉयल्स लॉ पर बेस्ड प्रॉब्लम दे दिया कि इन और टी कांस्टेंट है, एक इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम हमें अवेलेबल है। अब क्या किया है, इसके रिस्पेक्ट में देखिए तो प्रेशर बढ़ा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ वॉल्यूम नया जो है वो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। अब वो यही पूछ रहा है कि नई वॉल्यूम कितनी होगी, तो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इसका आएगा वही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इसका आएगा, क्योंकि इन और टी कांस्टेंट है, तो आप बोलिएगा P इंटू वी, मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, एक कांस्टेंट के बराबर P1 1 इंटू 20 इज इक्वल टू 5 इंटू वॉल्यूम, दिस इम्प्लाइज वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 लीटर। मतलब ये ऑटोमेटिक सी बात है कि आपका वॉल्यूम जो है वो कम गया। एक और भी बात ज़रा बहुत केयरफुली सुनिएगा, ये वाला अगर आप केस देखिए तो ये कॉन्ट्रैक्शन है, 20 लीटर से आप 4 लीटर पे जा रहे हो, तो अगर आप एक गैस को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो प्रेशर बढ़ता है। ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना आप गैस को, जबकि अगर आप एक गैस को एक्सपांड करते हो, मान लीजिए हम उल्टा आ जाए, 4 से हम 20 पे आ जाए, तो हमारा वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है तो प्रेशर कम रहा है। क्लियर है बातें? आइए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बॉयल्स लॉ की बिहाफ पर हमने आपको दिया है, जिसको प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ बोला जाता है। पहले जो इंफॉर्मेशन है वो ज़रा देखिएगा, व्हेन अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, गिवन अमाउंट ऑफ गैस का मतलब है कि आपने मास को फिक्स्ड कर दिया है, मास जो है वो फिक्स्ड है। व्हेन अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज कॉम्प्रेस्ड, आप एक्सपैंड नहीं कर रहे हो, कॉम्प्रेस कर रहे हो। कॉम्प्रेस करने का मतलब है वॉल्यूम कमा रहे हो, वॉल्यूम कमा रहे हो मतलब प्रेशर बढ़ा रहे हो। तो व्हेन अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज कॉम्प्रेस्ड, मतलब आज के बाद अगर कोई भी बोले कि ये कॉम्प्रेस्ड गैस है, तो क्विक हमारे दिमाग में आएगा कि कॉम्प्रेस्ड गैस है, इसका मतलब है कि इसने वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई किया हुआ है और इसकी प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो व्हेन अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज कॉम्प्रेस्ड, कॉम्प्रेस्ड कर रहे हो तो प्रेशर तो बढ़ेगा बढ़ेगा। द सेम अमाउंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाइड लेसर स्पेस, वॉल्यूम तो कम गया, एंड एज अ रिजल्ट बिकम्स मोर डेंसर। बच्चा बोला ये कंक्लूजन कैसे आ गया सर? तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, मास कांस्टेंट है और आप बोल रहे हो कि भाई वॉल्यूम को हम कमा रहे हैं क्योंकि गैस को कॉम्प्रेस कर रहे हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, मास कांस्टेंट है और वॉल्यूम को आपने कमा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि डेंसिटी उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो आज के बाद दिमाग में रखिएगा कि एक कॉम्प्रेस्ड गैस जो होता है वो मोर डेंसर होता है। कोई अगर आपसे पूछे वाई, तो रीज़न यहाँ दिया हुआ है। फिर सेकंड इन्फॉर्मेशन पे आते हैं कि अगर आप एक गैस को एडियाबेटिकली एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब उसकी वॉल्यूम को चेंज कर रहे हो, तो वहाँ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 नहीं लगेगा, क्योंकि एडियाबेटिक एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है। अर्लियर एडियाबेटिक प्रोसेस वगैरह बताया हुआ है, तो कभी भी एडियाबेटिक एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन में बॉयल्स लॉ अप्लाई नहीं करना। फिर आ जाइए, एक हम लोग अपने डेली लाइफ में ही ऑब्जर्व करते हैं कि हम लोग जितना ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कमता है। आप माउंट एवरेस्ट पे चले जाइए तो वहाँ पर जो आप पर एक्ट होने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 atm का नहीं होगा, उससे कम लगेगा। तो अगला इंफॉर्मेशन उसी से रिलेटेड है कि ऑन मूविंग अपवर्ड प्रेशर डिक्रीजेज, प्रेशर कमेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, एंड हेंस वॉल्यूम इंक्रीजेज, दैट इज डेंसिटी डिक्रीजेज। मतलब जो अपवर्ड गैस है, अगर टेम्परेचर में बहुत अप्रिशिएबल चेंज नहीं हो रहा हो, तो अगर टेम्परेचर में बहुत बड़ा लार्ज स्केल का अंतर हो जाए तब तो हम बॉयल्स लॉ लगा ही नहीं सकते हैं। तो हम ये एज्यूम्ड करके चल रहे हैं कि भाई हमारा टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है,
तो हमने आपको क्या बताया कि जो हाइट का गैस होता है वो डेंसिटी वाइज कम होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है एज कॉम्पेयर टू जो सी लेवल पे आपके गैस होते हैं। समझ में आ गई यहां तक की बातें? चार्ल्स ने एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया था। अब हम लोग सेकेंड चार्ल्स लॉ पढ़ रहे हैं। चार्ल्स ने एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया था, वी टी इज इक्वल टू वी जीरो प्लस वी जीरो डॉट टी डिवाइडेड बाई 273.15, जहाँ हमने बता दिया है कि वी टी जो है वो वॉल्यूम एट टी डिग्री सेंटीग्रेड पे है और वी जीरो जो है वो वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। फर्स्ट वाले इक्वेशन को अगर आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो तो ये बन गया c और ये बन गया एम एक्स। कब? जब हमारा y एक्सिस पे आ जाए वी टी और x एक्सिस पे आ जाए टेम्परेचर, लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड में, नॉट इन केल्विन। अब एक चीज तो आप देख रहे होइएगा कि ये एक इंटरसेप्ट c लिया हुआ है तो लाइन ओरिजिन से पास नहीं करेगा, और यही आपका v नॉट हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटली इसी को मेज़र किया गया था 22.4 लीटर, जो हम लोग बोलते हैं कि एट एसटीपी एक मोल ऑफ गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। अब थोड़ा एक काम करते हैं, इस लाइन को पीछे की तरफ लाते हैं और इसको भी थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यह हमारा माइनस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या हमने किया है ये ज़रा देखिएगा। ये एक चार्ल्स का मैथमेटिकल रिलेशन था। उस मैथमेटिकल रिलेशन को हम लोगों ने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इक्वेट किया है, जहाँ हमने वेरिएबल्स को वी टी बनाया है और टेम्परेचर को बनाया है। टेम्परेचर यहाँ हमारा डिग्री सेंटीग्रेड में है। हमारे पास ये एक ग्राफ आया, पीछे जब हम आ गए तो ये हमारा आया -273.15। यह सबसे लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है, जिसको एब्सोल्यूट या जीरो टेम्परेचर बोला जाता है, या अभी तक की नोन में सबसे लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। और कोई भी गैस इस टेम्परेचर को अचीव करने से पहले लिक्विफाई हो जाता है। दैट इज़ वाई कोई गैस इस टेम्परेचर को अचीव नहीं कर सकता। दैट इज़ वाई ये हमारा एक डॉटेड लाइन है, मतलब ये कि इमेजिनरी टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर को अचीव करने से पहले जो गैस हमारे होते हैं वो लिक्विफाई हो जाते हैं। आगे पढ़िएगा इन बातों को। फिर एक बात और आ जाइए, तो अगर इस टेम्परेचर पर आप आइए तो गैस का जो वॉल्यूम है वो जीरो बन जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर अगर आप आ जाओ तो गैस का जो है वॉल्यूम वो जीरो बन जाएगा। यहाँ पर ऐसा देखा गया था कि गैस के पास किसी भी तरीके की काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, गैस का मोलर वॉल्यूम नहीं होता, और गैस इस टेम्परेचर से पहले ही लिक्विफाई हो जाता है। यह जो हमारा मैग्नीट्यूड आया था ये 22.4 आया था। यह अभी तक की सबसे लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होती है, जिसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर या जीरो टेम्परेचर बोला जाता है। बढ़ा जाए आगे। अब जरा हम लोग एक और काम करते हैं, थोड़ा सा इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व कीजिएगा तो v नॉट कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस टी बाई 273.15। एक काम करते हैं, v नॉट को बाहर ही रखते हैं, 273.15 प्लस टी डिवाइडेड बाई 273.15। v ज़ीरो को इस साइड लाते हैं तो आ जाएगा वी टी बाई वी ज़ीरो इज इक्वल टू 273.15 प्लस टी बाई 273.15 प्लस जीरो। एक चीज़ देखिएगा, अगर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है और उसे 273.15 आप ऐड कर दो तो वो केल्विन स्केल में हो जाता है, मतलब ये आपका टेम्परेचर हो गया केल्विन स्केल में। थोड़ा सा इसको शॉर्ट लिखते हैं तो आप लिख सकते हो वी टी बाई वी ज़ीरो इज इक्वल टू टी टी बाई टी ज़ीरो, वेयर दिस वन इज योर केल्विन स्केल। मतलब छोटा वाला टी जो है वह टेम्परेचर केल्विन में, और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हमने केल्विन में कन्वर्ट किया। अगर आप देखिए तो एक रिलेशन आपको मिल गया, वॉल्यूम डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर। कब कब? जब n और p कांस्टेंट होंगे।
दिस वन इज योर चार्ल्स लॉ। वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं कब? जब पी और एन हमारा कांस्टेंट होता है। मतलब हम लोग अगर चाहे तो इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम डायरेक्ट रिलेटेड टू टी व्हेन पी और एन कांस्टेंट। इसको थोड़ा इस साइड लेकर के आए तो v बाई टी इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट मान लेते हैं, ये K2 है चार्ल्स, या p और n कांस्टेंट हो। मतलब एक चीज समझ में आ गया कि अगर p और n को आप चेंज नहीं कर रहे हो तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ही रहेगा या नेचर ऑफ गैस डिपेंडेंट नहीं होगा। इसका एक और मतलब आ गया कि मान लीजिए आपने एक कंटेनर में गैस लिया हुआ है, V1 और T1 पर प्रेशर और n Pn है, और आपने एक दूसरे चैम्बर में गैस लिया V2 और T2, प्रेशर और अमाउंट वही है, तो वी कैन से V1 बाई T1 जो हमारा K2 आएगा वही V2 बाई T2 K2 के बराबर होगा। मतलब एक इक्वेशन बन गया V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। P और N हमारा कांस्टेंट है, और अगर आप केयरफुली देखिए तो वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, मतलब इसे भी बढ़ना चाहिए। P और N कांस्टेंट है तो आप कह सकते हो V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। दिस इंप्लाइज T2 इज इक्वल टू 600 केल्विन। कोई दिक्कत है क्या? अब आ जाइए, यहीं से अगर हम लोग देखें तो हमारा वॉल्यूम डायरेक्ट रिलेटेड टू टी है कब? यहाँ ये टेम्परेचर केल्विन स्केल में आ गया था कब? जब P और N कांस्टेंट है। मतलब आप बोल सकते हो कि ये अगर वॉल्यूम है और ये अगर टेम्परेचर है केल्विन स्केल में है तो ये लाइन ऐसा जाएगा। अब कंफ्यूज नहीं होइएगा कि अभी जस्ट आपने प्रीवियस एक लाइन ड्रॉ किया था सर, वो तो हमारा एक इंटरसेप्ट से स्टार्ट हुआ था और उसका जो पीछे था वो -273.15 पे मीट हुआ था। ये हमारा ओरिजिन से क्यों स्टार्ट हो रहा है? तो प्रीवियस ग्राफ में टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में था, जबकि इस वाले ग्राफ में टेम्परेचर केल्विन स्केल में है। क्लियर? मान लीजिए कि आप एक गैस को एक्सपैंड कर रहे हो, N कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, मतलब एक गिवन अमाउंट ऑफ गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपांड किया जा रहा है। अब प्रेशर को उसको कांस्टेंट रखना है, नहीं कांस्टेंट रखना रहता तब तो गैस एक्सपांड हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो हम बोल देते कि भाई वो अपने प्रेशर को कमा लेगा। लेकिन यहाँ P को आपने कांस्टेंट रखना है तो आप बोलिएगा कि उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम के बढ़ने से टेम्परेचर भी बढ़ता है। मतलब एक गिवन अमाउंट ऑफ गैस को आप कांस्टेंट प्रेशर पे अगर एक्सपांड करो तो वो क्या करेगा? टेम्परेचर सिस्टम का जो है वो बढ़ाना शुरू कर देगा। आइए ज़रा देखा जाए इसे, इस चीज़ को हम लोग ज़रा समझें। अब मान लीजिए जनरली आप देखते होइएगा कि हम लोग जो वेंटिलेटर घर के अंदर बनाते हैं वो टॉप पे होता है, कभी भी बिलो स्पॉट पे नहीं होता। क्यों? क्योंकि गर्म हवा बाहर जा सके। तो अब हॉट एयर की हम बात कर रहे हैं। हॉट एयर का मतलब टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई है तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, क्योंकि वो क्लोज्ड तो है नहीं, ओपन है, ओपन सिस्टम है, तो उस पर तो प्रेशर कांस्टेंट ही लग रहा होगा। अमाउंट जो है गैस का वो फिक्स्ड ही है, तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो उसका डेंसिटी कमेगा। मतलब हॉट एयर जो होते हैं वो लेस डेंसर होते हैं, और अगर लेस डेंसर है तो वो ऊपर उठेंगे। ऊपर उठेंगे तो वो जो आपने टॉप पे वेंटिलेटर लगाया हुआ है उससे वो बाहर निकल जाएंगे। क्लियर है? बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आप ये जो शार्प्स लॉ के मैथमेटिकल रिलेशन को देखिए तो ये चार्ल्स लॉ से कुछ कुछ मिलता जुलता है। वहाँ था वो V ज़ीरो टी बाई 273.15, ये PT है, मतलब प्रेशर एट T डिग्री सेंटीग्रेड, और P0 है प्रेशर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वहाँ अगर आप देखिएगा तो ये रिलेशन था, तो लास्टली बना था कि वॉल्यूम डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर।
तो कहने का मतलब है कि यहाँ जब आप इसी को सॉल्व करते चलिएगा, ग्राफ वगैरह प्लॉट करते चलिएगा, तो आपको आएगा प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तब जब आप टेम्परेचर को केल्विन स्केल में चेंज कर दो। बाकी यहाँ से तो अगर डिग्री सेंटीग्रेड लोगे तो वो एक आपका इंटरसेप्ट लेगा कब? जब आपका V और N कांस्टेंट हो। मतलब अगर आप एक गैस को हीट कर रहे हो और वॉल्यूम और अमाउंट जो है, अमाउंट फिक्स्ड है, एक गिवन अमाउंट ऑफ गैस को आप हीट कर रहे हो लेकिन आपको वॉल्यूम नहीं बढ़ाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी प्रेशर बढ़ने लग जाएगी। मतलब आप बोल सकते हो कि P/T इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट K3 कब? जब V और N कांस्टेंट है। मतलब अगर आप V और N को चेंज नहीं करो तो जो हमारा गे-लुसाक्स प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा वो एज इट इज़ आएगा। मतलब अगर हम ले कि मान लीजिए हमारा 5 एटमॉस्फेयर पर गैस है और 300 केल्विन पर है, मान लीजिए V और N वही है, हम V और N वही लिए, लेकिन गैस की कंडीशन को 5 एटमॉस्फेयर से 10 एटमॉस्फेयर कर दिए। हम बोले कि भाई अब गैस नया कौन सा टेम्परेचर अचीव करेगा, तो आप बोलोगे कि सर ये वाली चीज़ बढ़ रही है तो बढ़ना तो इसे भी चाहिए। हम बोले कि एकदम बढ़ना चाहिए, V और N वेरिएबल है नहीं, तो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो तो K3 इसमें भी आएगा, K3 इसमें भी आएगा। तो आप बोलोगे कि 5/300 इज इक्वल टू 10/T2। सर 5 2 दिस इम्प्लाइज T2 इज इक्वल टू 600 केल्विन। मतलब अगर आपने प्रेशर को 10 एटमॉस्फेयर कर दिया तो जो नया टेम्परेचर है वो 600 केल्विन हो जाएगा। अब आइए ज़रा हम लोग अगला देखें, एवोगैड्रोज लॉ। तो आप एवोगैड्रोज लॉ क्या बोलते हो कि वॉल्यूम डायरेक्टली रिलेटेड टू N कब? जब हमारा रेस्ट दो चीज़ें रह गई, P और T कांस्टेंट हो। मतलब इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस contain इक्वल मोल या मॉलिक्यूल्स। ये गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लीजिए हम ले लिए O2, हम ले लिए SO2, हम ले लिए SO3, ऑल आर इन गैसेस। हमारा कोई भी इसमें लिक्विड या सॉलिड नहीं है। मान लीजिए हम इसका ले लिए 1 लीटर, हम इसका ले लिए 2 लीटर, हम इसका ले लिए 5 लीटर, और हम बोले कि इसका X मोल है। जो P और T यहाँ है, मान लीजिए P हमारा 1 ATM है, टेम्परेचर हमारा 300 केल्विन है। मान लीजिए हम यहाँ पर भी 1 ATM। अगर आप बहुत केयरफुली देखिए तो तीनों में P और T कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम जो है वो मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर 1 लीटर X मोल ले रहा है तो 2 लीटर 2X मोल रखेगा और 5 लीटर 5X मोल रखेगा। अब पता है कि 1 मोल एवोगैड्रोस नंबर मॉलिक्यूल्स होता है, तो मतलब अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो X इंटू एनी मॉलिक्यूल्स, इसको लिख सकते हो 2X इंटू एनी मॉलिक्यूल्स, और इसको लिख सकते हो 5X इंटू एनी मॉलिक्यूल्स। क्लियर है बातें? देखिएगा ज़रा एवोगैड्रोस लॉ का एक और एप्लीकेशन। मान लीजिए ये हमारा एक चैम्बर है, इस चैम्बर में एक मोल गैस है और मान लीजिए इसका V लीटर है, P और T कांस्टेंट है। हम क्या किए, बिल्कुल हाफ में पार्टीशन डाल दिए। मतलब अब V/2 यहाँ पर भी आ गया और V/2 यहाँ पर भी आ गया। अब हम पूछे मोल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, तो P और T कांस्टेंट है, तो हम एवोगैड्रोस लॉ लगाते हैं। तो अब बोल सकते हो ना कि V लीटर में 1 मोल था, V लीटर में 1 मोल था, तो V/2 लीटर में हमारा हाफ मोल जाएगा। मतलब इधर भी अब हमारा हाफ मोल आ गया, इधर भी हमारा हाफ मोल आ गया। बच्चा बोला कि ठीक है सर, मान लो कि हमारा एक कंटेनर है सर, इसमें 10 मोल है सर, V लीटर है, P और T हमारा कांस्टेंट ही है। मान लो हम ऐसे किए सर, इसको V/4 कर दिए और इसको 3V/4 कर दिए। अब सर मोल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो हम बोले कौन सी बड़ी बात है, तो आप क्या बोलोगे कि V लीटर में 10 मोल है, तो आ जाइए V/4 लीटर में 10/V इंटू V/4 इज इक्वल टू 10/4। मतलब 2.5 यहाँ आया और 7.5 मोल इस साइड गया।
समझ में नहीं आई बातें? बहुत यूज़ होता है आगे एवोगैड्रोस लॉ का। बढ़े आगे। तो आइए हम लोग जो है आइडियल गैस में कुछ गैस लॉ देखे। इन्हीं सारे गैस लॉ वगैरह को जब आप कंबाइन करते हो तो बनता है P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। यह कांस्टेंट मान लीजिए कांस्टेंट के बराबर है। P1V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट मान लिया K इंटू T। P1V1 हटाते हैं, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू T। यही कांस्टेंट जो हमारा होता है वो हमारा होता है nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। अभी आर के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब ज़रा लास्ट इसका एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जैसा नाम से ही देख रहे होइएगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर मतलब ये मिक्सर ऑफ गैस होगा। ठीक है, मान लीजिए हम लोग एक कंटेनर लेते हैं V1, इसमें एक गैस है A जो P1 प्रेशर पे है, और मान लीजिए ये हमारा गैस है, हमारा एक गैस B है, वह V2 वॉल्यूम पे है समझिएगा, और प्रेशर P2 पे है। कोई दिक्कत नहीं। मान लिया T और N, T और N सेम है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं और मिलाकर एक कंटेनर में ले जाते हैं जो हमारा है A गैस प्लस B गैस। अब इतना तो कंफर्म है कि यहाँ A गैस और B गैस, इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो PA होगा, और B का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो PB होगा, और वॉल्यूम जो होगा वो हमारा V1 प्लस V2 हो जाएगा। T और N तो वही रहेगा। अब सुनिएगा, बहुत रिमार्केबल एक बात बता रहे हैं। T और N कांस्टेंट है, तो इस सिस्टम और इस सिस्टम पर बॉयल्स लॉ लगा लेते हैं इस दो पर। तो बच्चा बोला कि ठीक है सर लगाओ, तो क्या हो जाएगा, P1V1 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A इंटू V1 प्लस V2। दिस इंप्लाइज पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू P1V1 बाई V1 प्लस V2। सिमिलरली अगर आप आ जाइए तो इस बॉक्स और इस बॉक्स पे आप लगाइए तो PV इज इक्वल टू P2V2 बाई V1 प्लस V2। बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर इज एप्लीकेबल फॉर अ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। गैस रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। तो अगर गैसेस नॉन रिएक्टिंग है तो टोटल प्रेशर जो हमारा होगा वो पार्शियल प्रेशर के समेशन के बराबर होगा। यही डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर है कि जो टोटल प्रेशर सिस्टम का होगा वो पार्शियल प्रेशर की समेशन के बराबर गैसेस नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। तो आइए PA की वैल्यू पुट करें तो P1V1 बाई V1 प्लस V2 LCM हो जाएगा P2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। दिस वन इज योर टोटल। डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर इज एप्लीकेबल फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस। एक और फॉर्मूला है, अर्लियर पढ़े होइएगा, इसे जरा हटाते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का एक और फॉर्मूला होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टोटल। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी टोटल। जितने लॉज थे वो हमने थोड़ा जल्दी में आपको बता दिया है क्योंकि ये बहुत टफ नहीं है। हाँ, इस पर थोड़ा आप न्यूमेरिकल वगैरह डिफ्यूज़न देखेंगे, थोड़ा आराम से देखेंगे, इसके फिर न्यूमेरिकल्स वगैरह देखेंगे, तो आप एक बार ज़रा इसे देख लीजिएगा। चलिए, अगले लेक्चर में हम लोग डिफ्यूज़न पूरा केयरफुली समझेंगे, फिर इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे।
चलिए, ओके, थैंक यू।